हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जुडिशियल वर्ल्ड। हम इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 पढ़ रहे थे। हमने ट्रस्ट की क्रिएशन को पढ़ लिया था। अब हमें ट्रस्टी की ड्यूटी और लाइबिलिटी के बारे में पढ़ना था, जो कि चैप्टर 3 में दिया हुआ है और सेक्शन 11 से 30 के बीच में ट्रस्टी की ड्यूटी और लाइबिलिटीज़ हमें बताई गई हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके ट्रस्टी की ड्यूटी और लाइबिलिटीज़ को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 11, जो कि हमें बताता है कि ट्रस्टी जो है वो ट्रस्ट को एग्जीक्यूट करेगा। ट्रस्ट का क्रिएशन इसके पहले हम पढ़ चुके हैं और ट्रस्टी को यहाँ पे सेक्शन 11 में ड्यूटी दी गई है कि वो ट्रस्ट को एग्जीक्यूट करेगा। तो एग्जीक्यूट करने का मतलब, जब हम एक नॉर्मल भाषा में देखते हैं तो एग्जीक्यूट करने का मतलब होता है किसी कार्य को अच्छी तरीके से संपादित करना या निष्पादित करना। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ट्रस्टी जो है वो ट्रस्ट को एग्जीक्यूट करेगा। कैसे एग्जीक्यूट करेगा? वो ट्रस्ट के पर्पज को फुलफिल करेगा, यानी ट्रस्ट जिस किसी भी पर्पस के लिए बनाया गया है उसको ट्रस्टी फुलफिल करेगा। और कैसे करेगा वो एग्जीक्यूट ट्रस्ट? वो ट्रस्ट के जो ऑथर थे उन्होंने जो डायरेक्शन दी है उनको ओबे करके ट्रस्ट को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और ये जो दोनों काम को करके ट्रस्टी ट्रस्ट को एग्जीक्यूट करेगा, वो कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है? सपोज करिए एक ट्रस्ट किसी पर्पस के लिए बनाया गया और फिर बाद में ये ज़रूरत महसूस हुई कि ये पर्पज़ अब ऑब्सोलेट हो गया है, अब किसी दूसरे पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाना चाहिए। तो अब तो ट्रस्ट के ऑथर रहे नहीं, तो ट्रस्टी किसके डायरेक्शन पे काम करेगा? इस पर्पज़ को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है? तो इसको मॉडिफाई किया जा सकता है सभी बेनिफिशियरीज़ की कंसेंट के थ्रू, जो कि कंपटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हों। बेनिफिशियरीज़ कौन होते हैं? बेनिफिशियरीज़ हमने पढ़ा था, वो व्यक्ति होते हैं जिनके लिए ट्रस्ट क्रिएट की जाती है, जिनके बेनिफिट के लिए ट्रस्ट क्रिएट की जाती है, और वो सभी बेनिफिशियरी कंपटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हों। कंपटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? जो कि हमें सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है, जो कि बेसिकली वो पर्सन होते हैं जो कि मेजर होते हैं और साउंड माइंड होते हैं। अब हमने ये देखा कि ट्रस्टी जो है ट्रस्ट को एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट कैसे करेगा? वो ट्रस्ट के पर्पस को फुलफिल करेगा या फिर जो ट्रस्ट के ऑथर ने जो डायरेक्शन दी है उसको फुलफिल करेगा। ठीक है, और अगर इसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है बेनिफिशियरीज़ की कंसेंट से। लेकिन अगर कोई बेनिफिशियरी इनकम्पेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य वो नहीं है, तो उसकी कंसेंट की जगह पे जो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट है जिसका वहाँ पे जुरिस्डिक्शन है, उसकी कंसेंट ली जाएगी। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हमने सबसे पहले तो ये देखा कि ट्रस्टी जो है ट्रस्ट को एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने में वो ट्रस्ट के ऑथर के डायरेक्शन को फुलफिल करेगा। लेकिन कब एक ट्रस्टी से ये रिक्वायर किया जाएगा कि वो ऑथर की डायरेक्शन को ओबे ना करे? तो ये जो मतलब एग्जीक्यूट ना करे ट्रस्ट को, ट्रस्ट के ऑथर ने जो डायरेक्शन दी है उसको ओबे ना करे। कौन सी कंडीशन में? तो इसके लिए हमें 3 कंडीशन दी गई हैं। जब ट्रस्ट के ऑथर की जो डायरेक्शन है वो इम्प्रैक्टिकेबल है, इलीगल है, या फिर वो मैनिफेस्टली इंजरियस है बेनिफिशियरीज के हित के लिए। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशन में जब ऑथर की जो डायरेक्शन उन्होंने जो उस टाइम पे दी थी अब वो इम्प्रैक्टिकेबल हो गई है, इलीगल है, या फिर बेनिफिशियरीज को इंजरी कर रही है ना, तो ऐसी कंडीशन में ट्रस्टी जो है वो बाउंड नहीं है उनके डायरेक्शन को फुलफिल करने के लिए। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन हमें क्या बताता है। तो एक्सप्लेनेशन कहता है कि जब किसी ट्रस्ट का पर्पस क्या था? ट्रस्ट का पर्पस था कि वो जो ट्रस्टी हैं या फिर उनके जो डेब्ट्स थे उनके पेमेंट के लिए ट्रस्ट क्रिएट की गई थी। तो वो जो डेब्ट्स किस तारीख को माना जाएगा कि कब की डेब्ट उनकी, मतलब सपोज करिए उन्होंने ट्रस्ट क्रिएट किया और और उन्होंने ट्रस्ट किस चीज़ के लिए क्रिएट किया कि मेरा डेब्ट जो है, मेरा डेब्ट है उसकी पेमेंट के लिए ये ट्रस्ट क्रिएट की जा रही है। तो कौन सी तारीख को माना जाएगा कि उनकी डेब्ट, क्योंकि सपोज करिए उन्होंने क्रिएट करने के बाद भी कुछ ट्रस्ट मतलब कुछ डेब्ट्स उन्होंने लिए हों, तो ये जो है कि वो ये माना जाएगा कि टू पे ओनली द डेब्ट ऑफ द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट एग्जिस्टिंग एंड रिकवरेबल एट द डेट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट। वो सारे डेब्ट की पेमेंट के लिए ट्रस्ट क्रिएट की गई है जो कि जिस दिन को ट्रस्ट का इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया गया था उस दिन को जो उनकी पेमेंट थी, जो उनकी डेब्ट थी, वो उस दिन के लिए ही मानी जाएगी। ठीक है, या फिर जब इंस्ट्रूमेंट विल है तो जिस दिन को उनका डेथ हुआ था उस दिन उनकी जो डेब्ट थी जिनका पेमेंट करना था उसके पेमेंट के लिए मानी जाएगी। दो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी
कि ट्रस्ट क्रिएट किस चीज़ के लिए की गई थी, डेब्ट के पेमेंट के लिए ट्रस्ट क्रिएट की गई थी, और उस पर डेट नहीं बताई गई थी कि किस डेट का डेब्ट हमें पे करना है। तो सबसे पहले कि जिस दिन को इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट क्रिएट किया गया, सपोज करिए इस दिन आज की तारीख को इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट क्रिएट किया गया, तो आज की तारीख के दिन जितने उनके डेब्ट्स हैं उनकी पेमेंट के लिए ये माना जाएगा। या फिर अगर ये जो विल है, विल ही कुछ लोग विल को ही ट्रस्ट के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो विल है तो जिस दिन उनकी डेथ हुई है उस दिन को उनके जितने डेब्ट थे उसकी पेमेंट के लिए माना जाएगा कि ये ट्रस्ट क्रिएट किया गया है। ठीक है। और जब कोई ऐसा डेब्ट है जिसमें कि इंटरेस्ट नहीं है तो जो पेमेंट है वो विदाउट इंटरेस्ट समझी जाएगी। तो इस तरीके से ये एक्सप्लेनेशन ने हमें बताया है। अगला सेक्शन है सेक्शन 12, जो कि हमें बताता है कि ट्रस्टी टू इन्फॉर्म हिमसेल्फ ऑफ स्टेट ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी। ट्रस्टी खुद को इन्फॉर्म रखेगा, किस चीज़ से इन्फॉर्म रखेगा, उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी की स्टेट कि किस परिस्थिति में वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी है उसके बारे में ट्रस्टी खुद को इन्फॉर्म रखेगा। ठीक है। तो ये सेक्शन हमें बताता है कि ट्रस्टी बाउंड है एक्वेंट करने के लिए खुद को नेचर और सर्कमस्टांसेस क्या है ट्रस्ट प्रॉपर्टी की, और जहाँ पे ज़रूरी है वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र भी खुद के लिए करवा सकता है। ठीक है। आइए समझते हैं, जैसे कि कोई ट्रस्ट प्रॉपर्टी है तो ट्रस्टी किस लिए अपॉइंट किया गया है, इस ट्रस्ट प्रॉपर्टी की देखरेख के लिए अपॉइंट किया गया है। तो जब ट्रस्टी अपॉइंट इसलिए किया गया है तो वो सबसे पहले तो वो यही जानेगा कि वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी किस नेचर की है और वो किस परिस्थितियों में है, कौन सी सर्कमस्टांसेस में है, और जहाँ जरूरी होगा वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी का अपने नाम से ट्रांसफ़र भी करवाएगा। तो ये ट्रस्टी की एक ड्यूटी है जो कि हमें सेक्शन 12 में दी गई है। ठीक है। अब हम आते हैं जो अगला सेक्शन है सेक्शन 13, वो हमें बताता है ट्रस्टी टू प्रोटेक्ट टाइटल टू ट्रस्ट प्रॉपर्टी। ट्रस्टी क्या करेगा, ट्रस्ट प्रॉपर्टी का जो भी टाइटल है उसको प्रोटेक्ट करेगा। सपोज करिए ये ट्रस्ट प्रॉपर्टी है और इसके जो टाइटल है उसको मेंटेन, इसके टाइटल के लिए कोई सूट है तो उस सूट को मेंटेन और डिफेंड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ट्रस्टी की है। ठीक है। और ट्रस्टी हर वो स्टेप लेगा जो कि नेसेसरी है इस ट्रस्ट प्रॉपर्टी के प्रिजर्वेशन के लिए। ठीक है। तो सेक्शन 13 जो है वो उसकी यही ड्यूटी बताता है कि ट्रस्टी टू प्रोटेक्ट टाइटल टू ट्रस्ट प्रॉपर्टी। फिर सेक्शन 14 हम देखते हैं। सेक्शन 14 हमें बताता है ट्रस्टी नॉट टू सेट अप टाइटल एडवर्स टू बेनिफिशियरी। ठीक है। तो ट्रस्टी कोई भी ऐसा टाइटल उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग नहीं सेट करेगा खुद के फेवर में, या तो अपने लिए या तो किसी और के लिए, कोई भी ऐसा टाइटल नहीं सेट करेगा जो कि बेनिफिशियरी के इंटरेस्ट के एडवर्स में हो। यही सिंपल सा सेक्शन 14 हमें बताता है। अब हम देखते हैं सेक्शन 15। सेक्शन 15 हमें बताता है कि ट्रस्टी से कौन सा केयर रिक्वायर्ड है, ट्रस्टी कैसे उस प्रॉपर्टी की केयर करेगा। तो ये हम लोग हर सेक्शन में या फिर हर एक्ट में पढ़ते हैं कि एक जो मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस है, एक सामान्य प्रज्ञा का जो आदमी है, वो अपनी प्रॉपर्टी के साथ जैसे डील करता वैसे ही ट्रस्टी ट्रस्ट प्रॉपर्टी के साथ डील करेगा। ठीक है। एक जैसे जो ऑर्डिनरी प्रूडेंस का एक इंसान है उसकी खुद की प्रॉपर्टी रहती तो वो वैसे ही डील करता, वैसे ही ट्रस्टी अगर ट्रस्ट प्रॉपर्टी के लिए डील कर रहा है तो वही केयर एक ट्रस्टी से रिक्वायर्ड होती है। और अगर वो ट्रस्टी ऐसा कर रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा किसी भी लॉस, डिस्ट्रक्शन या डिटोरिएशन में जो भी उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी की होती है, क्योंकि वो उसने अच्छे से डील किया है। वो एक एज अ ऑर्डिनरी प्रूडेंस का इंसान जैसे डील करता है वैसे उसने डील किया, तो कोई उसके लिए फिर वो लाइबल नहीं है कि कोई लॉस हो रहा है ट्रस्ट प्रॉपर्टी में या डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसके लिए फिर वो लाइबल नहीं होगा। ठीक है। अब जो अगला सेक्शन है वो है सेक्शन 16। सेक्शन 16 है कन्वर्जन ऑफ पेरिशेबल प्रॉपर्टी। ये सेक्शन हमें ये बताता है कि जब ट्रस्ट कई सारे पर्सन के सक्सेशन में क्रिएट किया गया है, मतलब जो ट्रस्ट क्रिएट किया गया है वो कई सारे पर्सन के बेनिफिट के लिए क्रिएट किया गया है, लेकिन एक पर्सन लेगा, उसके बाद दूसरा पर्सन लेगा, फिर तीसरा पर्सन लेगा, ऐसे करके सक्सेशन में क्रिएट किया गया है। और जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी है वो कैसी नेचर की है, वो है वेस्टिंग नेचर की है या फिर फ्यूचर या रिवर्जनरी इंटरेस्ट के रूप में है। तो ट्रस्टी की ये ड्यूटी है कि वो क्या करे कि वो उस प्रॉपर्टी को जो कि वेस्टिंग नेचर, फ्यूचर या रिवर्जनरी इंटरेस्ट के लिए है उसको एक परमानेंट मतलब कन्वर्ट करेगा, उस प्रॉपर्टी को एक परमानेंट या इमीडिएट प्रॉफिटेबल कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। ये ट्रस्टी की ड्यूटी है। ठीक है। तो हमने देखा कि ये सेक्शन हमें ये बता रहा है कि जब
ट्रस्टी जो है, ट्रस्ट प्रॉपर्टी जो है, ट्रस्ट जो क्रिएट किया गया वो सभी कई सारे पर्सन के सक्सेशन में क्रिएट किया गया है। और जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी का नेचर है वो कैसा है, वेस्टिंग नेचर का है, फ्यूचर या रिवर्जनरी इंटरेस्ट के रूप में है। तो ट्रस्टी की क्या ड्यूटी है, ट्रस्टी की ये ड्यूटी है कि वो उस प्रॉपर्टी को किस प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देगा, उस प्रॉपर्टी को एक परमानेंट और इमीडिएट प्रॉफिटेबल कैरेक्टर के रूप में कन्वर्ट कर देगा। तो ये था सेक्शन 16 जो कि हमें ये बताता था। अब हम अगला सेक्शन देखते हैं, वो है ट्रस्टी टू बी इम्पार्शल। तो ये सबसे बड़ी ड्यूटी होती है ट्रस्टी की कि ट्रस्टी को इम्पार्शल रहना है। क्यों, देखिए ट्रस्ट है, एक ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, वो कई सारे पर्सन के बेनिफिट के लिए क्रिएट की गई है। तो ट्रस्टी जो है वो सभी के बेनिफिट के लिए काम करेगा, वो किसी के लिए पार्शलिटी नहीं करेगा, किसी के लिए मतलब ऐसा काम नहीं करेगा कि किसी एक को ज़्यादा बेनिफिट हो और किसी को लॉस हो, ऐसा काम ट्रस्टी कभी नहीं करेगा। ये सेक्शन 17 हमें बताता है। ठीक है, अब हम सेक्शन 18 देखते हैं। सेक्शन 18 हमें बताता है ट्रस्टी टू प्रिवेंट वेस्ट। ये भी कुछ उसी तरीके का है जैसा कि हमने सेक्शन 16 पढ़ा था। इसमें हमें ये बताया गया है कि जब ट्रस्ट प्रॉपर्टी जो है, ट्रस्ट जो क्रिएट किया गया है वो कई सारे पर्सन के बेनिफिट के लिए सक्सेशन में क्रिएट किया गया है, और कोई एक व्यक्ति जो है, मान लीजिए ये ट्रस्ट थी और ट्रस्ट क्रिएट की गई, कई सारे पर्सन के बेनिफिट के लिए क्रिएट की गई, सक्सेशन में क्रिएट की गई, और ये जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी है इसके पोजीशन में कोई एक व्यक्ति है, सपोज करिए ए जो 1 नाम का एक व्यक्ति है वो इसके पोजीशन में है, तो ट्रस्टी अलाउ नहीं करेगा कि जो ये 1 नाम का एक व्यक्ति है ये इसको क्या करे, इसको वेस्ट करे, इसको कोई ऐसा काम करे जो कि डिस्ट्रक्टिव हो, जो कि परमानेंटली इंजरियस हो। ठीक है, और ट्रस्टी मेजर्स लेगा अगर वो ऐसा कोई काम कर रहा है जो कि डिस्ट्रक्टिव हो या फिर इंजरियस हो, तो ट्रस्टी ऐसे सारे मेजर्स लेगा कि ऐसे काम को रोका जाए, उसको प्रिवेंट करेगा। क्यों, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर जो सक्सेशन में आपके आगे आने वाले हैं, जो अगले जो है, सपोज करिए 2 नाम का व्यक्ति, उसको इसके बाद मिलती वो प्रॉपर्टी, और आपने पहले ही डिस्ट्रक्शन कर दिया उस प्रॉपर्टी का, तो इनके साथ तो नुकसान हुआ ना। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ट्रस्टी जो है वेस्ट को प्रिवेंट करेगा। ये हमें सेक्शन 18 हमें बताता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्शन 19। सेक्शन 19 हमें बताता है अकाउंट्स एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ट्रस्टी की क्या ड्यूटी है कि ट्रस्टी जो है वो सभी अकाउंट जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी अकाउंट थे उसको क्लियर और एक्यूरेट अकाउंट रखेगा ट्रस्ट प्रॉपर्टी की, और क्या करेगा, वो रीजनेबल टाइम में जब भी बेनिफिशियरी लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें भी ये अकाउंट चाहिए, हमें भी ये फुल एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे अकाउंट की ट्रस्ट प्रॉपर्टी के रिलेटेड, तो वो उन्हें देगा। सबसे पहले तो वो क्लियर एक्यूरेट अकाउंट रखेगा सभी ट्रस्ट प्रॉपर्टी का, और बेनिफिशियरी की डिमांड पे, रीजनेबल टाइम पे वो उन्हें भी इस जो भी अकाउंट उसने मेंटेन करा है उसको देगा। ठीक है, उसको उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देगा। तो सेक्शन 19 हमें ये बताता है। इसके बाद हम सेक्शन 20 देखते हैं। सेक्शन 20 द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि हमें इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी के, ट्रस्ट मनी के रिगार्डिंग हमें बताता है। ठीक है, ये सेक्शन हमें ये बताता है कि जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी है वो किस रूप में थी, वो मनी के रूप में थी, और ऐसे थी कि उसे इमीडिएटली अप्लाई नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो ट्रस्टी क्या करेगा, ट्रस्टी करेगा वो जो मनी है, जो कि ट्रस्ट प्रॉपर्टी की मनी है, वो क्या करेगा, उसे सिक्योरिटीज़ या किसी ऐसे क्लासेस ऑफ सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देगा जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाई की गई हो, ऐसी सिक्योरिटीज़ में जो ट्रस्टी है वो उस मनी को इन्वेस्ट कर देगा। यही हमें सेक्शन 20 बताता है। और इसका प्रोविजो हमें ये बताता है कि सपोज करिए कि एक इंसान था, उसके बेनिफिट के लिए वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी थी, तो वो इंसान एग्जिस्टेंस में है, तो ये जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी का जो मनी है, जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो उस इंसान की कंसेंट से ही होगा। मतलब यही है कि बेनिफिशियरी अगर है तो बेनिफिशियरी की कंसेंट से ही ये ट्रस्ट मनी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा, ऐसी सिक्योरिटीज़ में जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्पेसिफाई की गई हैं, उन्हीं सिक्योरिटीज़ में ये ट्रस्टी ऐसी मनी को इन्वेस्ट करेगा। अब सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या, एक्सप्लेनेशन हमें बताता है कि सिक्योरिटीज़ का मतलब वही होगा जो कि क्लॉज H ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में बताई गई है। यही सिक्योरिटीज़ का मतलब होगा। ठीक है, तो सेक्शन 20 ये था। अब हम देखते हैं सेक्शन 21। सेक्शन 21 हमें बताता है, ये एक तरीके से एक एक्सेप्शन बताता है कि जो सेक्शन 20 में लिखी बातें हैं वो उस पर अप्लाई नहीं होंगी। किस पे अप्लाई नहीं होगी, ये जो भी
इन्वेस्टमेंट इस सेक्शन 20 के कमिंग इनटू फोर्स के पहले हो चुका है उस पर अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। नथिंग इन सेक्शन 20 शैल अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेड बिफोर दिस एक्ट केम इनटू फोर्स और शैल बी डीम्ड टू प्रिक्लूड एन इन्वेस्टमेंट ऑन अ मार्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑलरेडी प्लीज्ड एज सिक्योरिटी फॉर एन एडवांस अंडर द लैंड इम्प्रूवमेंट एक्ट 1871 और इन केस ऑफ ट्रस्ट मनी डजंट एक्सीड 3000 rupee a deposit thereof in a government saving बैंक, ठीक है। तो ये जो सेक्शन 20 की बातें हैं ये ऐसा इस एक्ट के इन्फोर्समेंट में आने से पहले जो भी इन्वेस्टमेंट हो गए हों, सपोज करिए 1882 का एक्ट है तो उसके पहले जो भी इन्वेस्टमेंट हुए हैं उस पर ये सेक्शन 20 एप्लीकेबल नहीं होगा, या फिर कोई भी ऐसा उसको प्रिक्लूड नहीं करेगा जो कि जो ये लैंड इम्प्रूवमेंट एक्ट के तहत जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का मॉर्गेज हुआ है, जो कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि पहले सिक्योरिटी के रूप में लैंड इम्प्रूवमेंट एक्ट में प्लीज़ की जा चुकी हैं और उसका फिर से मॉर्गेज हुआ है, उस पर जो इन्वेस्टमेंट है उसको ये प्रिक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। और 3000 रुपये से एक्सक्लूड करके ज़्यादा मतलब 3000 रुपये से ज़्यादा की जो भी मनी है, ट्रस्ट मनी है, उस पर भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये सेक्शन 21 हमने देखा, ठीक है। अब हम सेक्शन 22 देखते हैं। सेक्शन 22 हमें बताता है कि सपोज करिए कि ट्रस्टी जो है वो डायरेक्ट किया गया, एक कोई प्रॉपर्टी है कुछ भी है तो ट्रस्टी को कहा गया है कि आप विद इन इतने टाइम में, इस टाइम लिमिट एक बता दी गई है, स्पेसिफाई कर दी गई है, इसके अंदर ही आपको ये जो प्रॉपर्टी है इसको सेल करना है। और ट्रस्टी ने उस प्रॉपर्टी को सेल करने का जो टाइम था उसको एक्सीड कर दिया। सपोज करिए उसे 2 तारीख तक कहा गया था, उसने 4 तारीख तक कर दिया, तो ये ट्रस्टी ने किया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर लाई करेगा, ट्रस्टी के ऊपर लाई करेगा कि ट्रस्टी को क्यों उसने टाइम एक्सीड किया और इस जो ये टाइम उसने एक्सीड किया इससे बेनिफिशियरीज के इंटरेस्ट को हैम्पर्ड नहीं हुआ, कोई हानि नहीं पहुंची। इसका जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, इसको प्रूफ करने का जो दायित्व है वो ट्रस्टी के ऊपर लाई करेगा, क्योंकि बेनिफिशियरीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ट्रस्टी को अपॉइंट किया है। और अगर ट्रस्टी को कहा गया है कि आपको इतने टाइम के अंदर में ही ये सेल करनी है और आप टाइम का एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपके इस एक्सटेंशन से बेनिफिशियरी के इंटरेस्ट को कोई हार्म नहीं हुआ है। तो यही है सेक्शन 22, यही हमें बताता है सेल बाय ट्रस्टी डायरेक्टेड टू सेल विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम। ये सेक्शन 20 था। अब हम अगला सेक्शन जो देखते हैं वो है सेक्शन 23, लाइबिलिटी फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्टी की ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए लाइबिलिटी क्या होगी, ठीक है। ये सेक्शन ये कहता है कि जब ट्रस्टी जो है वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट कर रहा है तो जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी है एक, और एक ट्रस्टी है और एक बेनिफिशियरी है, ट्रस्टी ने क्या किया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया, तो इसके थ्रू इस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से जो बेनिफिशियरी को हानि हुई, घाटा हुआ, तो वो ट्रस्टी जो है वो उसे फुलफिल करेगा, उसे देगा, उसका मेक गुड करेगा कि उस लॉस की क्षतिपूर्ति जिसको कहते हैं, उसकी भरपाई कहते हैं, ट्रस्टी के जिम्मे होगी कि ट्रस्टी की वजह से हुआ है तो ट्रस्टी उस लॉस की भरपाई बेनिफिशियरी को करेगा। अब ये बात आती है कि ट्रस्टी जो है कि ट्रस्टी की ये लाइबिलिटी है, सेक्शन 23 ने ये लाइबिलिटी फिक्स करी है। तो अब ये बात आती है कि कब, किस कंडीशन में ट्रस्टी बेनिफिशियरी को उस घाटे की भरपाई नहीं करेगा, वो कौन सी कंडीशन है, कब। इसमें दिया हुआ है कि जब बेनिफिशियरी ने बाय फ्रॉड इंड्यूस किया हो, फ्रॉड किया हो, बेनिफिशियरी खुद फ्रॉड कर रहा है, फ्रॉड करके उसने इंड्यूस किया ट्रस्टी को कि हाँ आप ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करिए, तो उस कंडीशन में ट्रस्टी लाइबल नहीं होगा बेनिफिशियरी के लिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन जो दी गई है वो है कि ट्रस्टी जो बेनिफिशियरी है वो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट था, मतलब वो मेजर था, वो साउंड माइंड था, उसने बिना कोएर्शन, बिना एंड इन्फ्लुएंस के वो कंकर कर रहा है, मतलब कंसेंट दे रहा है कि ठीक है आप ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट करिए ट्रस्टी जी, ठीक है। अब बेनिफिशियरी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, मेजर है, साउंड माइंड है, उसको क्वेश्चन नहीं कोई कर रहा है, इन्फ्लुएंस नहीं है, उसे पता है अपने राइट्स के बारे में कि वो बेनिफिशियरी है, फिर भी वो क्या कह रहा है, ट्रस्टी को कह रहा है, कंकर कर रहा है। कंकर यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है, कंकर मतलब कंसेंट दे रहा है कि ठीक है ट्रस्टी जी आप ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट करिए। तो इस कंडीशन में ट्रस्टी बेनिफिशियरी को लाइबल नहीं होगा, ठीक है। और एक बार ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट हो गया, ट्रस्टी ने बेनिफिशियरी के लिए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट कर दिया, उसके बाद इसकी नॉलेज जो है वो बेनिफिशियरी को हो रही है, तो वो क्या कह रहा है
वो कह रहा है सब्सिक्वेंटली एक्विज कर रहा है कि ठीक है, बाद में पता चल रहा है फिर भी कह रहा है कोई बात नहीं, ठीक है आपने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट कर दिया, कोई बात नहीं इससे। तो इसको बोलते हैं कि सब्सिक्वेंटली, बाद में पता चल रहा है ना, बाद में उसको पता चला फिर भी उसने एक्विज कर दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, आपने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट किया, कोई बात नहीं, तो ट्रस्टी तब भी लाइबल नहीं होगा बेनिफिशियरी के। ठीक है, तो इस तरीके से सेक्शन 23 ने हमें बताया कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए ट्रस्टी की क्या लाइबिलिटी हो गई। तो हमने देख लिया कि ट्रस्टी को ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो उसने कमिट किया है बेनिफिशियरी को, वो उसे भरपाई करेगा उसकी, और उसके बाद कौन सी कंडीशन में नहीं करेगा, जब बेनिफिशियरी ने खुद फ्रॉड कमिट किया था, या फिर बेनिफिशियरी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट था और उसने बिना कोएशन या अनड्यू इन्फ्लुएंस के कनकर किया उस ब्रिज में, या फिर जब उसे ब्रिज हो गई पता चला फिर भी उसने एक्विज कर दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, आपने ब्रिच ऑफ ट्रस्ट कमिट कर दिया, कोई बात नहीं। तो ऐसी कंडीशन में ट्रस्टी जो है बेनिफिशियरी के लिए लाइबल नहीं होगा। ठीक है, अब हम आते हैं कि ट्रस्टी जो है वो इंटरेस्ट कब पे करेगा, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए वो इंटरेस्ट कब पे करेगा। तो इसमें 4 कंडीशन दी हुई है, जबकि जब ट्रस्टी ने खुद इंटरेस्ट रिसीव किया हो तब वो बेनिफिशियरी को ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए इंटरेस्ट भी पे करेगा। ठीक है, और उसके बाद बी वाली कंडीशन हमें बताती है जबकि वो जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है वो क्या कंसिस्ट करता है, वो अनरीजनेबल डिले के लिए है, कि ट्रस्ट मनी को बेनिफिशियरी को पे करने में जब उसने अनरीजनेबल डिले की है तब वो बेनिफिशियरी को इंटरेस्ट भी पे करेगा ट्रस्ट मनी के साथ साथ। जबकि और सी वाली कंडीशन हमें बताती है जबकि ट्रस्टी ऑट टू हैव रिसीव्ड इंटरेस्ट, जबकि ट्रस्टी रिसीव करता ऑट टू हैव इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ऐसी कंडीशन में पर उसने रिसीव नहीं किया, मतलब ऑट टू हैव रिसीव्ड इंटरेस्ट मतलब उसे रिसीव करना चाहिए था लेकिन उसने रिसीव नहीं किया इंटरेस्ट, तो भी वो बेनिफिशियरी को इंटरेस्ट ट्रस्ट मनी के साथ देगा। ठीक है, और उसके बाद डी वाला हमें बताता है वेयर ही मे बी फेयरली प्रिज्यूम टू हैव इंटरेस्ट, जब ये फेयरली प्रिज्यूम किया जाता कि वो जो है कि इंटरेस्ट रिसीव करेगा, तो ऐसी कंडीशन में भी वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए ट्रस्टी को इंटरेस्ट देगा। ठीक है, अब हम आते हैं कि ट्रस्टी जो मतलब ट्रस्टी को इंटरेस्ट देना है हमने यहाँ पे देख लिया जो ऊपर प्रोविज़न दिया हुआ था, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि इंटरेस्ट का रेट क्या होगा। तो ABC के लिए हमें बताया गया है नीचे कि BCD के लिए इन केस देखिए A के लिए जो है जो इंटरेस्ट एक्चुअली रिसीव किया है उसने, क्योंकि यहाँ पे उसने एक्चुअली रिसीव इंटरेस्ट किया है ना, पहला वाला क्लॉज तो ये था कि कब वो ट्रस्ट मनी के साथ इंटरेस्ट देगा, जब वो उसने खुद रिसीव किया हो। तो ए वाले कंडीशन में जो इंटरेस्ट की रेट होगी वो इंटरेस्ट की रेट जो कि उसने एक्चुअली रिसीव की होगी वही होगी, और BCD के लिए वो इंटरेस्ट की रेट होगी जो कि 6% पर एनम के रूप में होगी, या फिर कोर्ट जो डायरेक्ट करेगा वो इंटरेस्ट रेट होगी। ठीक है, अब हमने इस वाले में तो ये देख लिया, फिर हम इसका ई वाला क्लॉज जब पढ़ते हैं तो इसमें हमें ये मिलता है कि जब जो ब्रिज था वो किस लिए था कि ट्रस्टी ने ट्रस्ट मनी को इन्वेस्ट नहीं किया या फिर उस पर एक्यूमुलेट नहीं किया जो इंटरेस्ट या डिविडेंड था। तो इस कंडीशन में जो ट्रस्टी है वो कितना इंटरेस्ट देने के लिए लाइबल होगा, वो लाइबल होगा कंपाउंड इंटरेस्ट विथ हाफ ईयरली रेस्ट। ठीक है, एट द सेम रेट। तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो देने के लिए लाइबल होगा कंपाउंड इंटरेस्ट विथ हाफ ईयरली रेस्ट एट द सेम रेट। ठीक है, ब्रिज किस लिए था, क्योंकि उसने ट्रस्ट मनी को इन्वेस्ट नहीं किया या फिर उसका इंटरेस्ट जो है वो एक्यूमुलेट नहीं किया। तो ऐसी कंडीशन में जो रेट होगी वो होगी कंपाउंड इंटरेस्ट विथ हाफ ईयरली रेस्ट एट द सेम रेट। ठीक है, रेट वही होगी लेकिन वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, यही हमें बताता है क्लॉज ई। क्लॉज एफ हमें बताता है कि जब ब्रिज किस चीज़ के लिए है, ब्रिज जो है कि वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी को उसने एम्प्लॉय नहीं किया या उस किस चीज़ में एम्प्लॉय नहीं किया, ट्रस्ट प्रॉपर्टी को या फिर ट्रस्ट प्रॉपर्टी को या फिर उसके प्रोसीड्स को किस चीज़ में एम्प्लॉय नहीं किया, उसने एम्प्लॉय नहीं किया किसी ट्रेड या बिजनेस में। तो ऐसी कंडीशन में बेनिफिशियरी के ऑप्शन पे जो वो होगा इंटरेस्ट होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा विथ हाफ ईयरली रेस्ट एट द सेम रेट। रेट तो यही वाली होगी जो क्लॉज हमें डी में बताई गई है, ये वाली ही रेट होगी ना। और ए के केस में जितना उसे रिसीव किया है, BCD के केस में जो 6%। लेकिन यहाँ पे इन दोनों ये जो दो तरीके दिए हुए हैं कि 2 तरीके के ब्रिज दिए हुए हैं, इन कंडीशन में जो इंटरेस्ट होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा विथ हाफ ईयरली रेस्ट और जो रेट होगी वो वही होगी। ठीक है, और तो इस तरीके से हमने सेक्शन 23 देखा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ऐसे भी कभी कभार पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, तो आप इसको याद रखिएगा।
इसके बाद जो हम अगला सेक्शन देखेंगे वो सेक्शन 24 है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नो सेट ऑफ अलाउड टू ट्रस्टी। ये सेक्शन, सबसे पहले सेट ऑफ के बारे में हम जानते हैं कि सेट ऑफ होता क्या है। तो मतलब सेट ऑफ का बेसिकली मतलब ये होता है कि कोई प्रॉफिट किसी को हो रहा है, उसमें से जो लॉस है उसको माइनस कर दीजिए, तो जो भी अमाउंट आएगा, सेट ऑफ मतलब माइनस करना, जो भी अमाउंट आएगा इसी प्रोसेस को हम सेट ऑफ कहते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए एक ट्रस्टी था, ट्रस्टी ने 2 प्रॉपर्टी उसके नाम से ट्रस्ट की गई है, ट्रस्ट प्रॉपर्टी ए बी। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी में, इन दोनों प्रॉपर्टी के लिए उसने कोई ब्रिज किया है, लेकिन इस प्रॉपर्टी में उसे कुछ लॉस हो रहा है, इस प्रॉपर्टी में उसे कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो उसे ये अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप ये जो आपको प्रॉफिट हुआ है इसमें से आप ये जो आपको लॉस हुआ है उसको आप सेट ऑफ कर दें, ये अलाउ नहीं किया जाएगा। तो सेक्शन 24 बेसिकली यही बात करता है कि ट्रस्टी जो कि 2 ट्रस्ट प्रॉपर्टी उसके नाम से थी और दोनों में उसने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट करा और उसमें एक में उसे लॉस हुआ, एक में प्रॉफिट हुआ, तो उसके लिए उसे सेट ऑफ नहीं किया जाएगा कि आप सेट ऑफ नहीं अलाउ कर सकते उसके लिए। ठीक है, तो सेक्शन 24 हमें यही बात करता है। सेक्शन 25 हमें बताता है नॉन लाइबिलिटी फॉर प्रीडिसीजर्स डिफॉल्ट। मतलब ट्रस्टी थी, मतलब ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, उसको कोई एक ट्रस्टी देख रेख कर रहा है, वो चला गया, कोई दूसरा ट्रस्टी आया, तो जो दूसरा ट्रस्टी है, ये जो पहले वाले ट्रस्टी ने जो भी डिफ़ॉल्ट किया हो उसके लिए जो दूसरा नया ट्रस्टी आया है उसकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी। ये सेक्शन हमें सेक्शन 25 बताता है, क्योंकि वो तो अभी आया है, उसके पहले वाले ट्रस्टी जो भी करके गए हैं उसके लिए जो नए वाले ट्रस्टी हैं वो किसी भी तरीके से लाइबल नहीं होंगे। ये सेक्शन 25 हमें यही बताता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्शन 26 है, जो कि सेक्शन 26 हमें बताता है नॉन लाइबिलिटी फॉर को ट्रस्टी डिफॉल्ट। ठीक है, वही चीज़ है कि एक ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, उसके लिए 2 ट्रस्टी अपॉइंट किए गए थे और दोनों ट्रस्टी उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी के लिए काम कर रहे थे, और ट्रस्टी जो है कि एक ट्रस्टी ने उसमें अगर कोई डिफॉल्ट कर दिया तो दूसरा ट्रस्टी लाइबल नहीं होगा उसके लिए। ठीक है, तो इसमें यही सिंपल सी बात दी हुई है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस भी, इसका प्रोविजो हमें बताता है कि कौन सी कंडीशन में जो ये दूसरा ट्रस्टी है वो भी लाइबल होगा। बेसिकली 2 लोग थे, एक ने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या फिर कोई डिफॉल्ट कमिट करा, तो जो दूसरा वाला ट्रस्टी है वो लाइबल नहीं होगा, लेकिन प्रोविजो हमें बताता है कि कौन सी कंडीशन में जो दूसरा वाला ट्रस्टी है वो उसके को ट्रस्टी के डिफॉल्ट के लिए लाइबल होगा। तो सबसे पहले ये बताता है कि जबकि जो को ट्रस्टी है उसने अपने को ट्रस्टी को ट्रस्ट प्रॉपर्टी को डिलीवर कर दिया है और ये देखा नहीं कि उसका प्रॉपर एप्लीकेशन हो रहा है कि नहीं। ट्रस्ट प्रॉपर्टी थी, इनकी भी देखने की ड्यूटी थी, इनकी भी देखने की ड्यूटी थी, लेकिन को ट्रस्टी ने क्या किया, इन्होंने इस प्रॉपर्टी को इनको ही दे दिया, दूसरे वाले को ट्रस्टी को ही दे दिया, बस बिना ये देखे कि वो उसका प्रॉपर एप्लीकेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, और जबकि वो अलाउ कर रहा है कि ट्रस्ट प्रॉपर्टी की जो भी मनी है, जो भी वो है, उसको ट्रस्ट प्रॉपर्टी को रिसीव करने के लिए अलाउ कर रहा है, कोई ड्यू इंक्वायरी नहीं कर रहा है कि वो कैसे उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी के लिए, मतलब ट्रस्ट प्रॉपर्टी थी उसको लेने के लिए उसने अलाउ कर दिया, और उसके बाद ये भी नहीं देख रहा है कि वो प्रॉपर डील कर रहा है कि नहीं उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी को। तो ये इस कंडीशन में भी दूसरा वाला ट्रस्टी लाइबल होगा, को ट्रस्टी लाइबल होगा। ठीक है, और जबकि वो जानता है, तीसरी वाली कंडीशन बताती है हमें, सी वाला क्लॉज हमें बताता है वेयर ही बिकम्स अवेयर ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिटेड और इंटेंटेड बाय हिज को ट्रस्टी। जबकि वो अवेयर है कि उसके जो को ट्रस्टी है उसने कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट करा है या फिर वो इंटेंट कर रहा है, उसके अंदर इंटेंशन है कमिट करने की कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, वो एक्टिवली कंसील कर रहा है या फिर प्रॉपर केयर नहीं कर रहा है कि वो बेनिफिशियरीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, तो ऐसी कंडीशन में भी को ट्रस्टी लाइबल होगा अपने को ट्रस्टी के डिफॉल्ट के लिए। ठीक है, तो सेक्शन 26 हमें ये बात बताता है। अब हम आगे आते हैं सेक्शन 27, सेवरल लाइबिलिटीज़ ऑफ को ट्रस्टी। ये सेक्शन हमें ये बताता है कि जब को ट्रस्टी, जैसे हमने देखा ये जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी है 2 ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी ए ट्रस्टी बी 2 ट्रस्टी हैं और दोनों ने मिल के कोई डिफ़ॉल्ट कमिट करा ना, तो इस कंडीशन में दोनों ट्रस्टी लाइबल होंगे। ठीक है, को ट्रस्टी ज्वाइंटली कमिट्स अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ज्वाइंटली कमिट कर रहे हैं, या फिर एक ने वन ऑफ देम बाय हिज नेग्लेक्ट इनेबल्स द अदर टू कमिट अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मतलब दोनों ने या तो ज्वाइंटली कमिट करा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या फिर एक ने ऐसे नेग्लेक्ट करी कि दूसरे को ये मौका मिल गया कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट कर लेते हैं, एक की नेग्लिजेंसी ने दूसरे को मौका दे दिया, इनेबल कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में दोनों जो ट्रस्टी होंगे वो लाइबल होंगे
होल ऑफ द लॉस के लिए, ठीक है। सेवरल लाइबिलिटी, ये दोनों ट्रस्टी लाइबल होंगे, इन दोनों की सेवरल लाइबिलिटी होगी, ठीक है। लेकिन इसका हमें ये वाला क्लॉज बताता है कि कंट्रीब्यूशन एज बिटवीन द को ट्रस्टी, इन दोनों ने मिलके कमिट करा और दोनों सेवरली लाइबल हुए जो भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ उसके लिए, तो ये दोनों आपस में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मान लीजिए जितना भी, मान लीजिए 200 का डिफॉल्ट हुआ तो 100 रुपये दोनों अपनी को ट्रस्टी अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन करके उस जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट उन्होंने कमिट करा उसको फुलफिल कर सकते हैं, उसकी लाइबिलिटी को, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन 28। सेक्शन 28 हमें बताता है नॉन लाइबिलिटी ऑफ ट्रस्टी पेइंग विदाउट नोटिस ऑफ ट्रांसफर बाय बेनिफिशियरी, ठीक है। इसमें देखिए क्या है कि एक ट्रस्ट प्रॉपर्टी थी, एक ट्रस्टी थे, एक बेनिफिशियरी थे, और ट्रस्ट प्रॉपर्टी को देख रेख या फिर ट्रस्ट प्रॉपर्टी के जो एग्जीक्यूशन है वो ट्रस्टी कर रहा था, और ये जो बेनिफिशियरी का इंटरेस्ट है ये बेनिफिशियरी ने किसी दूसरे में ट्रांसफ़र कर दिया ना, ए नामक व्यक्ति को इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया, और इनको इस बात की जानकारी नहीं थी। बेनिफिशियरी तो बी नामक व्यक्ति थे और इन्होंने ए नामक व्यक्ति को क्या किया, अपना इंटरेस्ट जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट था वो ट्रांसफ़र कर दिया, और जो ट्रस्टी थे उनको ये जानकारी नहीं थी, और उन्होंने जो बेनिफिशियरी इंटरेस्ट में जो भी ट्रस्ट प्रॉपर्टी से जो भी इन्हें पे करना था बेनिफिशियरी को, इन्होंने पे कर दिया। तो अब तो ये लाइबल नहीं ना, बेनिफिशियरी अब ए नामक व्यक्ति हो गया, तो ट्रस्टी की लाइबिलिटी नहीं है अब ए नामक व्यक्ति के लिए, क्योंकि उन्होंने वो जिसे जानते थे जो बेनिफिशियरी था उन्होंने उसे ही पे किया है, ठीक है, ठीक है। तो ये सेक्शन यही बताता है कि ट्रस्टी की लाइबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि उन्हें नोटिस नहीं थी ट्रांसफ़र की कि बेनिफिशियरी का इंटरेस्ट किसी और में ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है। सेक्शन 29 अब हम देखते हैं। सेक्शन 29 हमें बताता है लाइबिलिटी ऑफ ट्रस्टी वेयर बेनिफिशियरी इंटरेस्ट इज फॉरफिटेड टू गवर्नमेंट। सपोज करिए कोई ट्रस्ट प्रॉपर्टी थी, ठीक है, और ट्रस्टी उसके जो भी अपॉइंट किए गए थे, और ये जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी है इसको गवर्नमेंट ने फॉरफिट कर दिया। गवर्नमेंट के पास ये राइट है, गवर्नमेंट किसी भी प्रॉपर्टी को कभी भी डेवलपमेंट वर्क के लिए या फिर किसी काम के लिए वो फॉरफिट कर सकती है। तो उस फॉरफिचर से जो भी अमाउंट मिलेगा, इस फॉरफिचर को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी फॉरफिचर करती है तो उसके बदले कुछ बहुत अच्छा पेमेंट वो करते हैं गवर्नमेंट। तो वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी का, अगर कोई भी ट्रस्ट प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने फॉरफिट कर दी तो जो भी उसमें मनी है ट्रस्ट प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो भी मिलेगी, तो ट्रस्टी उस मनी को क्या करेगा, उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी में जो भी उसके बेनिफिशियरीज के इंटरेस्ट है उसको होल्ड करेगा गवर्नमेंट के बिहाफ पे, मतलब गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, मतलब बेनिफिशियरी के लिए वो इंटरेस्ट जो है होल्ड करेगा जब भी ट्रस्ट प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को फॉरफिट हो जा रही है तो, ठीक है। सेक्शन 29 हमें ये बताता है। सेक्शन 30 जो है वो इंडेमनिटी ऑफ ट्रस्टीज़ के बारे में बात करता है। तो ये सेक्शन हमें बताता है कि ट्रस्टी जो हैं वो देखिए ट्रस्टी को इंडेमनिटी दी गई है इस सेक्शन में। ये बताता है ट्रस्टी शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट एंड ऑफ सेक्शन 23 एंड सेक्शन 26। देखिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट में जो भी बातें लिखी गई हैं और सेक्शन 23 और 26 में जो भी बातें लिखी गई हैं उनको सब्जेक्ट में रखते हुए ट्रस्टी केवल उन प्रॉपर्टीज़ के लिए, उन मनीज, स्टॉक, फंड, सिक्योरिटीज़ के लिए ही लाइबल होगा जो कि वो एक्चुअली रिसीव कर रहे हैं, और शैल नॉट बी एंश्योरेबल फॉर द वन फॉर द अदर ऑफ देम। देखिए ट्रस्टी हमेशा उस प्रॉपर्टी, उस मनी, स्टॉक, फंड और सिक्योरिटीज़ के लिए ही लाइबल होगा जो कि वो एक्चुअली रिसीव करते हैं, और एक ट्रस्टी किसी दूसरे ट्रस्टी के लिए लाइबल नहीं होगा ना, शैल नॉट बी आंसरेबल द वन फॉर द अदर ऑफ देम, ठीक है। और वो किसी बैंकर, नॉर फॉर एनी बैंकर, ब्रोकर या किसी और पर्सन जिनके हाथ में वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी प्लेस की गई है उनके लिए भी लाइबल नहीं होंगे, ठीक है। नॉर फॉर द इनसफिशियंसी और डिफिशियंसी ऑफ स्टॉक, फंड, सिक्योरिटीज, नॉर अदरवाइज फॉर इनवॉलंटरी लॉसेस, ठीक है। वो किसी इनसफिशियंसी या डिफिशियंसी स्टॉक, फंड या सिक्योरिटीज़ के लिए भी लाइबल नहीं होंगे, ना ही किसी इनवॉलंटरी लॉसेस के लिए भी लाइबल होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक सेक्शन 30 हमें ट्रस्टी के हित को बचाने के लिए ट्रस्टी को इंडेमनिटी दे दी गई है इस सेक्शन में। तो इस तरीके से हमने जो भी ट्रस्टी की ड्यूटीज़ थी उनके बारे में आज पढ़ा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।